हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। बच्चों, चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और इस जो वीडियो है इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते होंगे। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आई होप कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो वो आपको एकदम अच्छे से आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो देखिए सवाल ये है कि जो एथलीट है कि वो फास्टर और डीपर ब्रेथ क्यों लेता है आफ्टर फिनिशिंग द रेस। ठीक है, तो आप सभी को बच्चों पता है कि जब भी कोई एथलीट है, जब वो रेस लगा रहा है, दैट मीन्स उस रेस को लगाने के लिए उसको क्या चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी ये चाहिए, राइट। और आपको पता है कि एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज is broken down into energy and carbon dioxide and water vapor, है ना, यही तो रेस्पिरेशन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, मतलब एरोबिक प्रोसेस होता है। तो क्योंकि एथलीट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, दैट मीन्स उसको बहुत सारा रेस्पिरेशन करना होता है, दैट मीन्स उसको बहुत सारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जब वो रेस फिनिश कर चुका होता है तो होता है क्या है कि उसने बहुत सारी एनर्जी खर्च की होती है और इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रनिंग तब भी वो बहुत तेजी से ब्रेथ कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल किया जा सके। ठीक है, इनहेल, इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, और एयर में ही तो प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो ज्यादा एयर जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज्यादा रेस्पिरेशन रेट होगा, और जब ज्यादा रेस्पिरेशन रेट होगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको लिखना क्या है, an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race because during the race he has spent lot of energy which is formed as a result of respiration, right. So in order to maintain that deficit, or in order to remove that deficit, oxygen had been consumed to increase the respiration rate। और सिंपलर वर्ड्स में बताता हूं, जो एथलीट है उसने बहुत सारा रेस्पिरेशन करना था। ठीक है, बहुत सारा रेस्पिरेशन करना था तो बहुत सारी ऑक्सीजन उसने यूटिलाइज कर ली। तो उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम डीपर और फास्टर ब्रीथ करते हैं आफ्टर फिनिशिंग द रेस। इवन हम एथलीट ने, हम अपनी भी बात करें, जब आप दौड़ के आइए तो आपकी सांस तेज हो जाती है, उसका रीजन यही है। ठीक है, नेक्स्ट, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration। तो पहले तो समझिए कि एरोबिक का मतलब, अच्छा चलिए, एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट रही है। ठीक है, तो पहले जरा सिमिलरिटीज की बात करें। अगर हम बात करते हैं सिमिलरिटीज की तो देखो, दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, दोनों ही रेस्पिरेशन है। आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो भी हमारा ग्लूकोस है, ठीक है, ग्लूकोस है, उसको ब्रेक किया जाता है टू प्रोवाइड व्हाट, एनर्जी। ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी मतलब फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक करके एनर्जी निकालते, ये तो रेस्पिरेशन हो गया, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ये सिमिलरिटी है कि फूड को डिग्रेड किया जाता है सच दैट एनर्जी जो है वहां से मिल पाए, राइट। अगर यहीं पर हम, ये सिमिलरिटी है, राइट। अगर हम यही डिफरेंस की बात करेंगे तो जो एरोबिक है, ठीक है, एरोबिक है, और यहां पर क्या हो गया, एनारोबिक। ठीक है,
तो एरोबिक में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन चाहिए, और एनारोबिक के केस में क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एरोबिक के केस में आपको पता है एनर्जी के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। लेकिन जब भी हम लोग एनारोबिक की बात करते हैं, एनारोबिक की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अल्कोहल बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर हायर एनर्जी का लिबरेशन होता है और यहाँ पर लोअर एनर्जी का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। यहाँ पर वाटर वेपर का भी फॉर्मेशन होगा, राइट। अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो वहां पे अल्कोहल की जगह क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो एक सिमिलरिटी हो गई कि जो फूड सब्सटेंस है उसको डिग्रेड किया जाता है टू गेन एनर्जी। ये सिमिलरिटी है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों ही केस में होगा। एरोबिक के केस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनारोबिक के केस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और ऑब्वियसली एनर्जी बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर भी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और क्या बनेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज्यादा बनती है एरोबिक के केस में, और एनारोबिक के केस में एनर्जी क्या बनती है, लेस क्वांटिटी में रिलीज होती है। नेक्स्ट, why do we sneeze? Why do we sneeze when we inhale lot of dust laden air? Dust laden का मतलब ऐसी एयर जिसपे बहुत सारा डस्ट हो। तो आपको बच्चों पता ही है कि जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी अनवांटेड पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी बॉडी इस अनवांटेड पार्टिकल को बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, और बाहर कैसे निकालती है, जो हम लोग स्नीज करते हैं, जो हम लोग छींकते हैं, इसकी वजह से जो ये डस्ट पार्टिकल है ये इस ट्रैकिया से बाहर रिमूव किए जाते हैं। So sneezing is a process to remove the unwanted particle which has entered into the trachea। और यहाँ पर देखिए जो एयर है उसमें बहुत सारा डस्ट प्रेजेंट है, राइट। तो इस डस्ट को बाहर रिमूव करने के लिए we do sneezing। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, टेक 3 टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग पहले 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया ए। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब हो गया ये कौन सा, बी। ठीक है, और ये हो गया टेस्ट ट्यूब कौन सा, ये टेस्ट ट्यूब हो गया सी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, लेबल दे में बी सी कर भी लिया। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए। तो स्नेल तो बनाना कठिन है तो हम इसमें एस लिख देते हैं, तो ये स्नेल हो गया। ठीक है, और वाटर प्लांट इन बी, तो हमने इसमें क्या रख दिया, प्लांट रख दिया। ठीक है, वाटर प्लांट हो गया। एंड इन सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, तो हमने इसमें स्नेल भी रखा और प्लांट भी रखा। ओके, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2? तो जरा देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वाटर है तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। जब स्नेल है तो स्नेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन अंदर लेगा और क्या रिमूव करेगा, CO2 बाहर रिमूव करेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, सेकेंड केस की बात करते हैं कि यहाँ पर प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई प्लांट भी थोड़ा सा क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा क्योंकि रेस्पिरेशन करना ही है। तो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, तो यहाँ पर ये बेसिकली CO2 एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। ये कौन सी प्रोसेस, ये प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस। एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी और जो CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये हो जाएगी रेस्पिरेशन। जो CO2 बनी है वो फिर से यूटिलाइज हो जाएगी। कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? भाई देखिए, सबसे पहले जैसे प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बनाएगा। वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगा और CO2 बनेगी। जो CO2 बनी है वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस से रॉ मटेरियल की तरह वर्क करने लगेगी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो काफी कम होगी। ठीक है, अब जरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में स्नेल भी है और प्लांट भी है। तो हमारे पास प्लांट है तो देखिए जो स्नेल होगा ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, या तो आपने देखा ही।
प्लांट क्या करेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ऑक्सीजन खुद भी कंज्यूम करेगा इन रेस्पिरेशन और थोड़ा ये स्नेल भी कंज्यूम करेगा। तो कहने का मतलब जो भी CO2 प्रोड्यूस हो रहा है बहुत कम क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होगा क्योंकि ये यूटिलाइज कर लिया जाएगा बाय प्लांट। क्वेश्चन क्या है, which one will have highest concentration of CO2, highest concentration। तो देखिए स्नेल क्या कर रहा है, खाली CO2 बना रहा है, यहाँ पर CO2 कोई हटाने वाला है नहीं, है ना। तो जो भी CO2 बनेगी वो एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। तो जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो द कॉकरोच एंटर्स इन द बॉडी थ्रू, तो आपको पता ही है कोई भी हमारे पास इंसेक्ट होता है उसके जो साइड लाइन या लेटरल लाइन होती है वहां पर छोटे छोटे से अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और यही स्पाइरिकल्स के थ्रू ही जो एयर है उनकी बॉडी में एंटर करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो देखिए हमने जैसे पहले बताया था अगर हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, राइट। जो नॉर्मल केसेस में, माइक्रोब्स के केस में जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारी बॉडी में इन फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। तो वही जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों कि द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट ऑफ एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज। तो नॉर्मल रेट क्या होगा, 15 to 18, है ना, यही नॉर्मल रेट है 15 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट। तो बढ़ते बच्चों इसमें जो आंसर होगा 15 to 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो देखिए एक्सहेलेशन में जो हमारा जो रिब केज होता है या जो थोरेसिक कैविटी होते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब आप छोड़ते हैं तो जो रिब होती है, द रिब्स आर मूव्ड डाउनवर्ड्स, है ना, डाउनवर्ड्स। मतलब डाउनवर्ड्स का मतलब क्या करेंगे आप, भाई देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा रिब केज है, राइट। तो जब इनहेलेशन करते हैं तब ये आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ निकलता है, राइट, है ना। अपवर्ड नहीं होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, पूरा का पूरा बाहर। और जब ये आपका वापस से ओरिजिनल कंडीशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड कंडीशन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये मूव डाउनवर्ड होगा, राइट, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड होने से क्या होता है, ओवरऑल जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एक्सहेलेशन होता है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि जब भी मैच द कॉलम आता है आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा सिंपलेस्ट से शुरू करना होगा, जो सबसे आसान है वहां से शुरू करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो ईस्ट है, ईस्ट से ही किसका प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ईस्ट से अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। डायफ्राम आपको याद है, अगर हम चेस्ट कैविटी बनाते हैं तो मान लीजिए ये हमारे पास एक थोरेसिक कैविटी है, तो ये जो एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है यही तो होता है डायफ्राम, है ना। तो ये चेस्ट कैविटी ही होगा, देख लेते हैं, ठीक है, और तो कोई नहीं दिख रहा, तो ये चेस्ट कैविटी। स्किन, तो देखिए यहां पर कोई क्या ऐसा है जो स्किन से ब्रीथ करता है, कौन है वो, अर्थवर्म, राइट, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन। सिमिलरली अगर फिश गिल्स तो फिशी में होगा तो हम लोग इधर कर सकते हैं, है ना। अब स्टोमेटा, यहाँ स्टोमेटा है तो स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होगा, वो लीव्स में ही होगा, ठीक है। अब बच जाता है कौन, फ्रॉग, तो ट्रैकी होगा और लंग्स एंड स्किन। तो फ्रॉग तो दोनों से ही ब्रीथ कर सकता है तो उसका ये हो जाएगा लंग्स एंड स्किन। तो बच्चों जैसा हमने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपके पास मैच द कॉलम आए आप कहां से शुरुआत करेंगे, आप उस पॉइंट से शुरुआत करेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो ईस्ट क्या है, माइक्रोब है जो कि फर्मेंटेशन कॉज करता है और फर्मेंटेशन का रिजल्ट क्या होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन। नेक्स्ट, और
मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इज स्टेटमेंट इज फॉल्स, और हम लोग थोड़ा सा उसको सही करने की भी कोशिश करेंगे, अगर गलत है तो उसको सही भी कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन, तो क्या ब्रीदिंग जो होगा वो स्लो हो जाएगा? भाई एक्सरसाइज हो रही है तो मतलब क्या होगा, आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तभी तो आप ज्यादा एनर्जी पा पाओगे, तभी तो एक्सरसाइज कर पाओगे। तो उस केस में स्लो तो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको इसको सही कैसे करेंगे? अगर इसी को सही करना होगा तो कैसे करेंगे? इट इट इंक्रीजेस, अगर इसको सही करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा, तो इसको जगह स्लोस की जगह आप क्या कहोगे? इट इंक्रीजेस या इट बिकम्स फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो ये जरा सवाल समझने वाला है। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, ये बात तो गलत है। रीजन बीइंग, प्लांट्स दिन में भी रेस्पायर करते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो दिन में भी है ना। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन और रात दोनों में होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन में ही होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये गड़बड़ी होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सही कैसे कर सकते हैं कि प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे एंड रेस्पिरेशन अकरिंग एट डे एंड नाइट। ठीक है, तो वो दोनों टाइम में होगा, सिर्फ रात में ही रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, ये गलत बात है। तो फिशेज के पास क्या होता है? फिशेज के पास क्या होता है? फिशेज के पास होती है गिल्स होती है, राइट। इसके बाद द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक साइज चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज नहीं होगा, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, और जब प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा तब तक बाहर से एयर अंदर नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंटेनियर्स जो होते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन विद देम, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी माउंटेन पर चढ़ते हैं उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं। क्यों सिलेंडर रहते हैं, ये समझने की थोड़ी सी बात है कि दे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, तो ये बात तो सही नहीं है। वैक्यूम तो नहीं होता है, वैक्यूम नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, द अमाउंट अवेलेबल टू द पर्सन इज लेस देन द अमाउंट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि बच्चों जितना आप ऊपर चलते चले जाएंगे, जो एयर का प्रेशर है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम एयर प्रेजेंट होती है। तो बच्चों देखिए, जब हमारे पास ग्राउंड में मान लीजिए एयर है, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स आपको बताते हैं, सपोज 100 मॉलिक्यूल्स है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर 20% मान लीजिए कितना होगा? जो 20 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे। अगर ये एयर है तो 20 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे। जैसे जैसे प्रेयर जो एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, वहां पर अमाउंट ऑफ एयर ही कम होता जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास ऊपर जो एयर है वो 50 ही है ना, 50 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 10 ही हो जाएगा, राइट। तो ग्राउंड पर आदमी को नॉर्मली जो 20% मिल रहा था क्वांटिटी वाइज, है तो ये भी 20% ही, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर 20 ml मिल रहा है तो ऊपर 100 ml ही मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट तो उतनी है, वो तो कम हो नहीं रही। तो मतलब क्या हो गया कि वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये तो फिलहाल ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हाइयर देन दैट ऑफ ग्राउंड, ये तो गलत है, क्योंकि जितना ऊपर चलते चले जाओगे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑफ ऑन द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ये ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड पर जितना अवेलेबिलिटी है, ग्राउंड पर जितना अवेलेबिलिटी है एयर, उससे कहीं कम अवेलेबिलिटी है हायर एल्टीट्यूड्स पर। इसीलिए जो माउंटेनियर्स हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि जब बहुत कम ऑक्सीजन हो जाए तो वो इन सिलेंडर्स को यूटिलाइज करके सरवाइव कर सके और रह सके। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बहुत सारे ये क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे, शायद कुछ क्वेश्चंस नए भी पता लगे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।